का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। समुद्र के रास्ते अफगानिस्तान से लाई गई थी नशे की बड़ी खेप। बेंगलोर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। सीएम पद की रेस में दो योद्धा, सिद्धारमैया माने जा रहे प्रबल दावेदार। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासी संग्राम, विरोधियों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीधी चुनौती। बोले, सनातन धर्म के प्रचार के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। दिल्ली में हुई बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई। सफेद पोशाक में आए मीडिया के सामने दोनों। परिणीति ने कहा, जिनके लिए मांगी थी दुआ उसे हां कह दिया। पाकिस्तान के नाम इमरान खान का संबोधन। कहा, सिर्फ न्यायपालिका की वजह से लोकतंत्र है जिंदा। मेरे ऊपर सरकार ने थोपे 145 फर्जी मुकदमे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को 66 सीटें देकर नकार दिया है। कांग्रेस के खाते में 135 सीटें आई हैं, तो वहीं जेडीएस 19 सीटों में ही सिमट गई है। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की आज बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता ही प्रदेश में इस दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री का नाम लीक हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर पोस्टर लगाया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। और हालांकि पार्टी ने अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इसको लेकर कर्नाटक में सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से आज विधायक दल की बैठक होनी है, उसको लेकर जो दावेदार हैं सीएम के, चाहे वो सिद्धारमैया हो या फिर शिव कुमार, दोनों के ही समर्थक काफी जोश में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया के समर्थकों ने उनके आवास पर अगले मुख्यमंत्री होने के दावेदार को लेकर पोस्टर चिपका दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। ये तमाम जो पोस्टर हैं वो लगे हैं उनके आवास पर। तो देखिए, आज कर्नाटक में अगर बात करें तो आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर कर्नाटक जीत पर बोले हैं एसपी सिंह बघेल। कर्नाटक की जीत में नहीं राहुल गांधी की जीत अगर राहुल गांधी की होती तो अन्य राज्यों में भी मिलती जीत। भारत जोड़ो यात्रा से जीत के सवाल पर बोले बघेल। कहा, राहुल गांधी की नहीं, यहां पर मास लीडर सिद्धारमैया की जीत है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय कमेटी करेगी हार की समीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक जीत पर बोले हैं एसपी सिंह बघेल। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जीत में नहीं है राहुल गांधी की जीत अगर राहुल की होती तो अन्य राज्यों में भी जीत मिलती। भारत जोड़ो यात्रा से जीत के सवाल पर बोले हैं बघेल। कहा है कि मास लीडरशिप में नहीं बल्कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से हारा है उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्नाटक जीत पर बोले हैं एसपी बघेल। देखिए, राहुल गांधी की जीत होती तो अन्य राज्यों में भी जीत होती। ये वहाँ के मास लीडर सिद्धारमैया उनके परिश्रम की है, लेकिन जनता का जो निर्णय है वो हमें सर्वोधार्य है। निश्चित तौर से हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, मीमांसा करेंगे, कहाँ गलतियाँ रहीं, कहाँ कमियाँ रहीं, और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जिसको लेकर जो है भाजपा एकदम? कर्नाटक का इतिहास जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि वहाँ सरकारें हमेशा जैसे तवे पे रोटी पलटी जाती है, ऐसे वहाँ सरकार पलटते हैं। लेकिन मैं याद करूं, अगर 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, यूपी में 85 एमपी बने, इंदिरा जी और संजय को भी हारना पड़ा था, लेकिन कर्नाटक में तब भी कांग्रेस थी। लेकिन ये क्या कम है कि दक्षिण भारत
दक्षिण जिसको कभी दिल्ली वाले जीत नहीं पाए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर गोरखपुर से समाजवादी पार्टी महापौर की प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने कहा कि लगभग 3 लाख मत पोल हुए हैं, ऐसे में लगभग 5 लाख मतों का पोलिंग दिखाया जा रहा है। इससे साफ लग रहा है कि लगभग 1 लाख से ऊपर मत की हेराफेरी की गई है। गोरखपुर में जहां पर समाजवादी पार्टी की पार्षद प्रत्याशी जीत रहे थे, तो वहां पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें हराया गया है। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला है। हमारे सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की, लोगों से समर्थन मांगा, फिर भी जब जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो ये लोग निषाद समाज की एक बहू को मेयर बनाते हुए इस दौरान दिखाई नहीं देना चाहते हैं। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से साजिश करके मुझे हरा दिया गया है। मेरे हस्बैंड को अभी मैं दूंगी, मेरे हस्बैंड को किस तरह से धक्का मार के भगा दिया गया। अगर वो बोल रहे थे कि भैया ये घपला कैसे हुआ, भैया ये 3.5 लाख का 5 लाख कैसे आप लोगों ने बना दिया कंप्यूटर में, हम कैसे माने कि ये कंप्यूटर का जो माउस आपके हाथ में है वो आपके इशारों पर या सरकार के इशारों पर नहीं डोल रहा है, हम कैसे माने कि पारदर्शिता वाला और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। वो बता रहे थे तो उनको धक्का मार के लेके जा रहे, मेरे भाई को मार रहे। वो हमारी जो मैडम थी, जितनी पुलिस वाली मैम, वो मुझे पकड़ के आप वहाँ नहीं जा सकती, आप उनको ये नहीं कर सकती, आप यहाँ खड़ी रहिए, यहाँ खड़ी रहिए। ये क्या है? ये होता है क्या? मतलब मैं क्या हूँ? मैं अगर मैं इतना आवाज उठा रही हूँ जनता के लिए, तब भी मेरे साथ जब इतनी धांधली हो रही है, तो मैं समझ सकती हूँ भाई गरीब गुरबा बेचारा यहाँ सेफ नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ। प्रशासन ने आश्वासन दिया आपको? अब देखिए देंगे तो आप अभी तो नहीं दिए हैं, अभी सोच रहे हैं, माथा खजवा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धनेश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरीके से मामला सामने आया, धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, कल जो है 25 राउंड की गिनती लगभग सुबह 8 बजे से गिनती चालू हुई थी। 8 से 11 का 20 राउंड की गिनती होने के बाद भी दोबारा जो 21वां राउंड चालू हुआ, दिल्ली पाली में 21वां राउंड चालू हुआ। मेयर का जो है 25 राउंड तक काउंटिंग होते रहे, 25 के बाद 28वां राउंड का काउंटिंग हुआ। उसके बाद जो परिणाम घोषित किए गए जिला प्रशासन की तरफ से 5 लाख की बताई जा रही, 5 लाख वोट जो मेयर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव मिला, 3 लाख कुछ इनको मिला। तो उसी को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो वहां पे मौजूद अधिकारी थे उनसे बातचीत किया कि 3 लाख कुछ वोट ही केवल पोलिंग हुए थे, 34% वोटिंग जो हुई थी, 5 लाख वोटिंग कहाँ से दिखाई गया, उससे लेके कुछ जो कहा सुनी हुई लोगों से, प्रशासन के अधिकारियों से आरोप भी वही। धनेश, अगर इस दौरान बात की जाए तो कितने वहां पर मतदाता थे, आखिरकार किस तरीके की गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कई लोगों ने जो पार्षद प्रत्याशी थे उनको भी एक शौक लगा कि कितने मतों से 100, 150 मतों से, कहीं कुछ 1 मतों से कोई हारा या जीता, ये सारी चीजें प्रक्रिया चलती रही। सभी प्रत्याशी वहां पे खड़े थे। लगभग वोटिंग की बात की जाए तो वही 5 लाख और 3 लाख की बात फंस रही थी कि 3 लाख वोट पोल हुए थे, 5 लाख कहाँ से आ गए। वही समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, पूर्व पदाधिकारी थे और प्रत्याशी थे, उनके साथ जो समर्थक थे, उन सभी लोगों ने पूछा, जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे, आरोप थे, उनसे पूछने की बात की गई तो उनको गवार लगा और उन लोगों ने कहा कि आप दूर हो जाइए, बाद में बात होगी, गिनती सही हो रही, काउंटिंग सही हो रही है। धनेश, इस दौरान अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यह भी देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है कि उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, वहाँ पे मौजूद जब पूछने लगे, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद थी और उनके समर्थक जब उनके साथ पदाधिकारी जो समाजवादी पार्टी थे, उन लोगों ने जानना चाहा कि 5 लाख वोट पोल कैसे हुआ। तो उन लोगों ने उनसे कुछ कहा सुनी हुई और पुलिस प्रशासन, वहाँ पुलिस जो महिला पुलिस कांस्टेबल थे और पुलिस थे, उन सब लोगों ने उनको हटाने का चाहा कि कहीं बड़ा बवाल न खड़ा हो जाए। उसको लेके उन लोगों ने हटाया। कुछ थोड़ा बड़ा जो है उसमें हाथापाई भी हुआ, उन लोगों को किनारे किया गया। उसको लेके रुष्ट दिखी जो काजल निषाद जी समर्थक थे, उनके समर्थक थे, सब प्रत्याशी थी काजल निषाद, सब लोग काफी आक्रोश में दिखे और उन्होंने पूछना चाहा कि हमको केवल हिसाब बता दीजिए कि 5 लाख वोट कहाँ से पोलिंग हुए। इसको लेके बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चंदौली में नगरपालिका के डीडीयू नगर के मतगणना केंद्रीय विद्यालय में बने मतगणना कक्ष के अंदर हंगामा हो गया, जहां पर आरोप है कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला कर दिया। आरोप यह भी है कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर को बचाने वो आए, जहां पर समर्थक को भी इस दौरान पीटा गया, जिसके बाद मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। उधर चंदौली पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई और कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा है। पॉलिटेक्निक में चल रही मतगणना के दौरान नगर पंचायत सैयद राजा के अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बड़ी कि विवाद बढ़ता तो मारपीट शुरू हो गई। वहीं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी इशरत खातून के पति इकलाक की भी पिटाई इस दौरान कर दी गई है। इकलाक किसी तरह से भीड़ के चंगुल से निकलकर भागे हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन इम्तियाज अहमद पप्पू की कार को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो देखिए, मतगणना स्थल पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में आपस में यह मारपीट हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जान बचाकर किसी तरीके से ये समर्थक भागे हैं और वहीं पुलिस भी इस मोर्चे को संभालती नजर आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आखिरकार पूरा मामला क्या है? दोनों समर्थकों के बीच में आखिरकार किस बात को लेकर ये विवाद बढ़ा और मारपीट तक नौबत आ गई? देखिए पंकज, बिल्कुल आपको बता दें, चंदौली के पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा। पॉलिटेक्निक में मतगणना चल रही थी। इसी दौरान नगर पंचायत सैयद राजा के अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में ही कहासुनी करने लगे। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में विवाद हुआ और मारपीट में ये विवाद तब्दील हो गया। इस दौरान कहासुनी किस बात पर थी? क्या वोटों की गिनती को लेकर कहासुनी थी? किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? देखिए, ये एक दूसरे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। जो मतगणना अंदर चल रही थी, मतगणना का जैसे पता चलता था कि ये अध्यक्ष पद 25 वोट से आगे चल रहा है, ये 25 वोट से कम, तो ये एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी भी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई और जमकर मारपीट हुई। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो ये उपद्रवी वहां से भाग गए, लेकिन इस दौरान 2 गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के ऊपर इसे मुकदमा भी दर्ज किया है। वह जांच कर रही है कि ये कौन लोग थे और ये आकर इस तरीके से उपद्रव क्यों करना शुरू कर दिए। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, गाजियाबाद के थाना कोतवाली इलाके में बड़ा हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के कैला भट्टा स्थित छोटा केला में एक अवैध गैस सिलेंडर के गोदाम में रिफिलिंग करते समय अचानक आग लग गई। आग छोटा हाथी में लगाए गए सिलेंडरों में लगी है और गोदाम तक पहुंच गई। इस घटना में एक के बाद एक 25 गैस सिलेंडरों में इस दौरान धमाका हुआ है और घटना के बाद क्षेत्र में भी अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में जानमाल की हानि की कोई सूचना नहीं है। आग की चपेट में आकर 2 व्यक्तियों के घरों में आग लग गई है और छोटा हाथी साथ ही बाइक जलकर खाक हो गई है। हमारे फायर स्टेशन कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रिफिलिंग करने वाला गोडाउन है, उसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है। तत्काल हमारे फायर स्टेशन कोतवाली से 2 बड़ी गाड़ियां और एक छोटी गाड़ी रवाना की गई। एक छोटी गाड़ी हमारी वैशाली से रवाना की गई। घटनास्थल पर आके देखा तो गलियां बहुत तंग थीं, अंदर फायर की गाड़ी आने की कोई सुविधा नहीं थी। छोटी गाड़ी किसी तरह अंदर घुसी और हम लोगों ने फायर फाइटिंग चालू की। इसमें बड़ी गाड़ी से हम लोगों ने होज फैला के छोटी गाड़ी को सप्लाई देते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। है जहां पर आपको बता दें कि 2 दर्जन से अधिक सिलेंडरों के फटने का यह मामला है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि गैस रिफिलिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहां पर रिफिलिंग कराई जाती है और इसी को लेकर इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है।
तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर गैस रिफिलिंग होते समय इस दौरान अवैध कारोबार वहां पर चल रहा था और जिस समय पर गैस रिफिलिंग कराई जा रही थी उस समय पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक के बाद एक करीब माफ कीजिएगा 2 दर्जन से भी ज्यादा सिलेंडर इस दौरान एक के बाद एक फटने शुरू हो गए। वहां पर जिस तरीके से विस्फोट हुआ है वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी क्षति हुई है। और साथ ही बता दें कि इस आग की चपेट में आसपास में लगे जो बने हुए घर हैं उनमें भी इस आग का प्रकोप देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत रावत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से मामला सामने आया है, एक तो अवैध रूप से रिफिलिंग कराई जा रही थी और एक के बाद एक करीब 2 दर्जन सिलेंडर फटे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद का ये थाना कोतवाली इलाके का ये क्षेत्र लगता है और आपको बता दूं यहाँ पर ये बड़ा हादसा तब हो गया जब यहाँ पर ये जो गैस रिफिलिंग का जो काला कारोबार था ये अवैध तरीके से यहाँ पे चलाया जा रहा था, जहाँ पर ये बड़ा हादसा देखने को मिला। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक गाड़ी में करीब 60 से 70 सिलेंडर जो थे वो रखे हुए थे, जिसमें एक के बाद एक में आग लगी और उसके बाद 2 दर्जन सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। देखते ही देखते एक सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होते चले गए। इसके बाद यहाँ गैस रिफिलिंग का भी अवैध जो कारोबार जो है वो यहाँ चलाया जाता था। अजीत, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आई है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि गनीमत ये रही कि बड़ी दुर्घटना होने से बची और किसी की हताहत होने की खबर इसमें नहीं की गई है, पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पा लिया था। इसके बाद इस मामले में अब नया मोड़ ये आ रहा है कि अवैध सिलेंडर का जो कारोबार चल रहा था ये एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अजीत कितने समय से यहाँ पर गोदाम बना था और कितने समय से अवैध रूप से यहाँ पर रिफिलिंग कराई जा रही थी? एक बड़ा सवाल प्रशासन के खिलाफ भी। जी देखिए, बिल्कुल ये किस तरीके से किसकी मिली भगत से ये यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा था। और आपको बता दूं कि 60 से 70 सिलेंडर जो थे वो वहाँ अवैध पाए गए थे, जहाँ पर ये रिफिलिंग का कार्य चल रहा था। पिछले ये 4 सालों से यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले ये 4 सालों से यहाँ पर रिफिलिंग का काम करते थे और किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि यहाँ पर इतना बड़ा जो है अचानक से इतना बड़ा हादसा। एक सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन इसकी आड़ में ये खेल जो है वो खेला जा रहा था और ये बेनकाब तब हुए जब यहाँ पर एक हादसा होता है। और गनीमत रही कि किसी की दुर्घटना में कोई भी मृत्यु या कोई हताहत होने की खबर इसमें नहीं मिली। और बिल्कुल, क्योंकि अजीत खबर ये भी सामने आ रही है कि इस गोदाम के पास में जो घर बने थे उन 2 घरों में भी आग लगी है, पूरी तरीके से सामान जलकर खाक हो चुका है। इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना? मुआवजा मिलेगा या फिर इसी तरीके से अनदेखी प्रशासन करता रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो रिफिलिंग कर रहे थे वहां पर सबकी पुलिस की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है। और आपको बता दूं कि दूसरी तरफ 2-3 मकाने हैं जो इन सिलेंडरों के इसमें दायरे में आ गए और उसके बाद उनको काफी नुकसान हुआ। उनकी मकानों की जो दीवार है वो गिर गई। और आपको बता दूं, हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी प्रशासन की तरफ से मदद होगी वो मुहैया कराई जाएगी पीड़ित परिवारों को और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर चक्रवाती तूफान मोचा धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बंगाल पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना नहीं है, जबकि अगले 24 घंटे में बंगाल के तटीय इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। हल्की हवा चलेंगी। सप्ताह के अंत में तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी, लेकिन मौसम विभाग ने सोमवार से फिर से लू चलने के भी आसार जताए हैं। इस बीच मोचा चक्रवात को ध्यान में रखते हुए तटवर्तीय इलाके में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोचा की ताकत बढ़ गई है और यह बेहद ही शक्तिशाली चक्रवात भी बन गया है। उत्तर और ईशान कोण में उत्तरोत्तर गतिमान है। चक्रवात रविवार दोपहर मयूरमा के सीतवे बंदरगाह के पास में भी लैंडफॉल कर सकता है और बांग्लादेश के भी ये कॉक्स बाजार महेश खली टेक्नोफ सेंटर जो द्वीप है वहां पर भी ये भारी नुकसान इस दौरान पहुंचाने की भी इसकी ओर से आशंका है।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। रेड के दौरान 2500 किलो मेथाफेटामाइन ड्रग्स बरामद हुई है। यह पहली बार है जब देश में मेथाफेटामाइन ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिली है। नौसेना ने खेप के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ड्रग्स अफगानिस्तान से समुद्र के जरिए केरल लाई गई थी। एनसीबी के अलावा श्रीलंका और मालदीव के साथ में भी साझा किए गए इनपुट के आधार पर यह बरामदगी हुई है। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक अब तक के ऑपरेशन में लगभग 3200 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम चरस जब्त की गई है। यह ऑपरेशन अफगानिस्तान से भारत में तस्करी की जा रही ड्रग्स के खिलाफ चलाया गया है। उधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने को लेकर लोग काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अब पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ सांसद मनोज तिवारी भी पटना पहुंचे हैं। वहीं इसे लेकर गिरिराज सिंह का बयान अब सामने आया है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को मिलने वाली धमकी और उनके विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भारत में ही तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए क्यों अनुमति लेने की जरूरत है। वो पाकिस्तान जाकर ही ना प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पटना के गांधी मैदान को बिहार सरकार ने बागेश्वर धाम को कार्यक्रम के लिए अनुमति इस दौरान नहीं दी है, इससे उनकी मानसिकता उजागर हुई है। आगे गिरिराज सिंह ने कहा कि बागेश्वर शास्त्री को गांधी मैदान में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है ताकि उनकी जो मुहिम है सनातन को जगाने की, वो मुहिम फेल हो जाए। तो देखिए, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं और इसी को लेकर अब गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से गांधी मैदान में उन्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई है, इससे उनकी मानसिकता दर्शाती है कि आखिरकार वो सनातन धर्म को कितना मानते हैं। खबरों में आगे बात करते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा से सगाई कर ली है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सगाई कर एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इनकी सगाई की रस्म दिल्ली में हुई है। ये केवल उनके करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में हुई है। फंक्शन में प्रियंका चोपड़ा, मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े लोग इस दौरान शामिल हुए। परिणीति और राघव की सगाई से पहले फोटोज भी उनकी सामने आई, जिसमें दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दोनों ने ही अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं और फोटोज में दोनों बेहद ही प्यारे लग रहे हैं। परिणीति ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा है कि जो चाहा वो सपना पूरा हो गया, मैं हां कह दिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सभी मामलों से जमानत मिलने के एक दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोपरि बताया और कहा कि ये समय न्यायपालिका के साथ खड़े होने का है। बता दें कि पाकिस्तान के हालात अस्थिर है और जब से 9 मई को पूर्व पाक पीएम इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, इसके बाद पाकिस्तान सुलग पड़ा और देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे। पूर्व पाक पीएम लाइव आए और कहा कि हमारा लोकतंत्र एक सूत्र का टिका हुआ है और वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका ने ही उन्हें रोका है और उन्हीं की वजह से आज वो यहां पर बैठा है। ये पूरे देश के लिए न्यायपालिका के साथ खड़े होने का समय है। इमरान ने आगे कहा कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ फर्जी मामले बनाए हैं। मुझ पर करीब 145 मुकदमे दर्ज हैं। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।